हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में शिश्न या पेनिस क्या है, शिश्न मुंड किसे कहते हैं, शिश्न काय या बॉडी ऑफ पेनिस किसे कहते हैं और शिश्न मूल किसे कहते हैं या फिर रूट ऑफ पेनिस किसे कहते हैं, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और अब नर जनन तंत्र में नंबर 7 हेडिंग आता है सहायक जनन ग्रंथियां। ओके, आइए आज सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। तो सहायक जनन ग्रंथियों में नंबर 1 या नंबर ए हेडिंग है शुक्राशय या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल वेस्किल्स। ओके, तो आइए देखते हैं उसे। प्रत्येक शुक्राशय। अब शुक्राशय क्या है? शुक्राशय एक ग्रंथि है, ठीक, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको शुक्राशय के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पिछले लेक्चर को जाकर देखिए। ओके, तो आइए देखते हैं। प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पश्च भाग में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैली नुमा संरचना होती है। फिगर को हम मिटा दिए होते, लेकिन तो नर सहायक जनन ग्रंथियों में कुछ हेडिंग ऐसी हैं जो फिगर से मैच करती हैं और फिगर से समझाने में थोड़ा सा आसानी होगा, इसलिए फिगर को अभी नहीं मिटाए हैं। ठीक, तो आइए फिगर में देखते हैं। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर या फिर मूत्राशय के पश्च भाग में लगभग, इस यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय के पिछले भाग में, पीछे की भाग में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैली नुमा संरचना होती है। किसकी? शुक्राशय की। ओके, इनमें शुक्राणुओं का संचय नहीं होता है, अपितु यह पीले क्षारीय एवं चिपचिपे द्रव का स्रावण करते हैं। कौन? शुक्राशय जो होता है वह पीले से क्षारीय एवं चिपचिपे द्रव का स्रावण करता है, जो वीर्य या सीमन का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। और इसमें फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन तथा सेमिनोजेलिन नामक प्रोटीन होता है। इसमें जो प्रोटीन होते हैं उसमें से फ्रक्टोज शर्करा जो होता है वह शुक्राणुओं को या फिर स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है वह शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखता है तथा स्त्री के यौन में पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। और सेमिनोजेलिन जो होता है वह स्खलन के पश्चात वीर्य का स्कंदन या कोएगुलेशन करती है, जिसके कारण वीर्य या सीमन गाढ़ा हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट कर लीजिएगा। नोट तो पूरे सबको करना है, ठीक, लेकिन इसे हेड लाइन बनाकर नोट कर लीजिएगा। फ्रक्टोज जो होता है शुक्राशयों के अतिरिक्त मानव के शरीर में कहीं भी निर्माण नहीं होता, इसलिए इसकी उपस्थिति बलात्कार के मामलों को सुलझाने में मदद करती है। तो आइए एक बार जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा है उसे भी पढ़ दे रहे हैं। हालांकि जो हम आपको बताएं वही व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ दे रहे हैं। देखिए, नंबर 7 हेडिंग है सहायक जनन ग्रंथियां। ओके, तो सहायक जनन ग्रंथियों में नंबर 1 या नंबर ए हेडिंग है शुक्राशय। ठीक, शुक्राशय को इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल वेस्किल्स। और सेमिनल वेस्किल्स में आइए देखते हैं। देखिए, प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैली नुमा संरचना होती है। इसमें शुक्राणुओं का संचय नहीं होता है, अपितु यह पीले से क्षारीय एवं चिपचिपे द्रव का स्रावण करते हैं, जो वीर्य का या सीमन का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। ओके, और इसमें फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स तथा सेमिनोजेलिन नामक प्रोटीन होते हैं। ठीक, अब देखिए फ्रक्टोज का कार्य क्या है। फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। ओके, उसके बाद आगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है वह शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखने तथा स्त्री की यौन में पेशियों के संकुचन को प्रेरित करती है। और सेमिनोजेलिन जो होता है, सेमिनोजेलिन स्खलन के पश्चात
वीर्य का स्कंदन या कोएगुलेशन करती है, जिसके कारण वीर्य गाढ़ा हो जाता है। ओके, और उसके बाद अब नंबर बी हेडिंग है पुरोस्त या प्रोस्टेट ग्रंथियां। ठीक, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, फिगर में देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर है। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्रमार्ग के आधारीय भाग के चारों ओर स्थित एक बड़ी एवं सघन ग्रंथियां होती हैं। ठीक, प्रत्येक ग्रंथि अनेक पिंडों में बटी होती है, जो पृथक वाहिनियों द्वारा मूत्र मार्ग में खुलती हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, यह ग्रंथि श्वेत एवं हल्के अम्लीय तरल का स्रावण करती है। ठीक, कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वह श्वेत एवं हल्के अम्लीय तरल का स्रावण करती हैं, जो वीर्य का 20 से 30% भाग बनाता है। ओके, इसमें फॉस्फेटेज, साइट्रेट तथा कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज एवं हाइल यूरोनिडेज आदि होते हैं। ओके, ये पदार्थ वीर्य के अधिक स्कंदन को रोकते हैं तथा शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। ओके, तो आइए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देख फिगर में देखिए यहाँ पर ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वह मूत्र मार्ग के आधारीय भाग या फिर नीचे की ओर चारों ओर स्थित एक बड़ी एवं सघन ग्रंथि है। ओके, देखिए ये जो है मूत्र मार्ग, जिससे मूत्र जो है बाहर की तरफ आता है। मूत्र मार्ग के चारों ओर एक बड़ी ग्रंथि है, एक बड़ी एवं सघन ग्रंथियां हैं। ठीक, और प्रत्येक ग्रंथि जो होती है किसकी? प्रोस्टेट ग्लैंड की। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रत्येक ग्रंथि अनेक पिंडों में बटी होती है, जो पृथक वाहिनियों या फिर अलग अलग वाहिनियों द्वारा मूत्र मार्ग में खुलती हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है श्वेत एवं हल्के अम्लीय तरल का स्रावण करता है, जो वीर्य का लगभग 20 से 30% भाग बनाता है। ओके, इसमें फास्फेटेज, साइट्रेट तथा कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब जो प्रोटीन का पाचन करता है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। ओके, जैसे पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, हाई एल्यूरोनिडेज आदि होते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं वीर्य के अधिक स्कंदन को रोकते हैं तथा शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। ओके, 45 से 50 वर्ष के बाद प्रायः प्रोस्टेट ग्लैंड जो है फूलकर बड़ी हो जाती है, जिससे मूत्र मार्ग पर अधिक दबाव पड़ने लगता है और मूत्र त्याग करने में बहुत कठिनाई होती है। इसके फलस्वरूप इसे ऑपरेशन द्वारा काटकर हटा दिया जाता है। ओके, देखिए फिगर में देखिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये 45 से 50 वर्ष बाद फूलकर बड़ी हो जाती है, जिससे मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ता है और मूत्र त्यागने में अधिक कठिनाई होती है और इसे प्रायः ऑपरेशन द्वारा काटकर हटा दिया जाता है। ओके, उसके बाद है नंबर सी बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियां। ठीक, देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए एक गोल जो छोटा सा गोल संरचना है इसे बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड कहते हैं। ओके, तो इसमें देख लीजिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित छोटी एवं अंडाकार संरचना होती है। ओके, एक गाढ़े पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्रावण मूत्र मार्ग में करती है। मैथुन क्रिया के समय इसकी एक बूंद निकलकर मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर इसे क्षारीय एवं चिकना बनाता है। ओके, ये मादा की योनि को भी
चिकना करके मैथुन क्रिया में सहायता करता है। ओके, तो बल्बोयूरेथ्रल जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे होता है। जस्ट नीचे छोटा सा गोल अंडाकार संरचना होता है। एक गाढ़े पारदर्शी एवं चिपचिपे द्रव का श्रावण मूत्र मार्ग में करता है। मैथुन क्रिया के समय इसकी एक बूंद निकलकर मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर इसे क्षारीय एवं चिकना बनाता है। ओके, बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड जो होता है यह मादा की योनि को भी चिकना करके मैथुन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद अब हेडिंग आती है वीर्य, या इसे इंग्लिश में कहते हैं सीमेन। ओके, सीमेन जो होता है यह सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं का एक तरल मिश्रण होता है। सीमेन जो होता है यह व्हाइट कलर का और चिपचिपा क्षारीय द्रव होता है। ओके, और सीमन या वीर्य का पीएच मान जो होता है 7.3 से 7.5 तक होता है। ओके, वीर्य या सीमन जो होता है एक बार मैथुन क्रिया के दौरान लगभग 2.5 से 4.0 ml तक वीर्य निकलता है। ओके, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या 40 करोड़ अर्थात 400 मिलियन होती है। तो आइए व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, वीर्य या सीमन यह सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं का एक तरल मिश्रण होता है, हम बता चुके हैं। यह श्वेत चिपचिपे तथा क्षारीय द्रव होता है। ओके, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। ओके, वीर्य का सीमन का पीएच मान जो होता है 7.3 से 7.5 होता है। ओके, एक बार मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य की स्खलित मात्रा 2.5 से 4.0 ml तक हो सकता है। ओके, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या 40 करोड़ या अगर उसे मिलियन में बदलें तो 400 मिलियन तक हो सकती है। ओके, उसके बाद आता है हेडिंग वीर्य के कार्य। वीर्य के कार्य क्या हैं उसे देख लीजिए। यह शुक्राणुओं को गति के लिए तरल माध्यम प्रदान करता है। ओके, वीर्य जो होता है शुक्राणुओं के गति के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है। और नंबर 2 है वीर्य में उपस्थित रासायनिक पदार्थ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। ओके, तो इसके बाद अब अगली हेडिंग है नर में यौनारंभ। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेल। ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसे बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो यौन आरंभ या पॉवर्टी किसे कहते हैं। ठीक, किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को यौन आरंभ या एडोलसेंट कहते हैं। इसकी आयु पुरुषों में 14 से 16 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में पुरुषों में उनके लक्षणों में कुछ बदलाव होते हैं जिन्हें गौण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। आइए देखते हैं कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या क्या हैं। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। ओके, तो इसमें चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं, स्वर या आवाज़ जो होती है भारी हो जाती है, और वृषण कोषों और शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाती है। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। अस्थियां और पेशियां मजबूत हो जाती हैं तथा कंधे जो होते हैं चौड़े हो जाते हैं और शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है। और नर के प्राइवेट पार्ट पर हेयर या बाल ग्रो कर जाते हैं तथा वृषण से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं नर में यौन आरंभ को प्रेरित करते हैं। ओके, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक, यह नर में नर हार्मोन है। ओके, और एक है एंड्रोस्टेरॉन और एक है एंड्रोस्टेरॉन।
ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। ये नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन और एंडोस्टेरॉन। ओके, अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है नर में यौन आरंभ व हार्मोनल नियंत्रण। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पवर्टी इन मेल। ओके, तो आइए उसे देखते हैं। तो इसको भी सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप पूछेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन क्या है। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक, उसे आप जाकर देखिए। ओके, अगर आप हर लेक्चर को शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणुओं के बनने या निर्माण होने की प्रक्रिया शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ओके, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वह किशोरावस्था से ही प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इस समय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर GnRH, ठीक, क्योंकि इस समय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काफ़ी अधिक मात्रा में स्रावित होता है और यह हाइपोथैलेमिक होता है। हाइपोथैलेमिक का मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वह हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। ओके, जो अपने स्तर में वृद्धि के कारण अग्रपीयूष ग्रंथि के दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या पिंडक हार्मोन और FSH के स्रावण के लिए उद्दीप्त करता है। ओके, तो FSH के लिए S का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, और LH का मतलब है, LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिक कोशिकाओं पर कार्य कर एल्ड्रोजन के संश्लेषण व स्रावण को उद्दीप्त करती हैं, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीप्त करती है। पुटिका प्रेरक हार्मोन या फिर FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य कर कुछ ऐसे घटकों के स्रावण को उद्दीप्त करते हैं जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो देखिए, तो एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नर में यौन आरंभ का हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है। ओके, देखिए, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन मुक्ति हार्मोन या फिर उसे शॉर्टकट या फिर उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GnRH। ओके, और इसे इंग्लिश में कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है काफ़ी मात्रा में स्रावित होता है। ओके, और उसके बाद फिर आगे देखिए, पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड, ठीक, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से LH हार्मोन और FSH हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक, LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, LH हार्मोन लीडिक कोशिकाओं पर कार्य करके एल्ड्रोजन के संश्लेषण व स्रावण को उद्दीप्त करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है। ओके, FSH हार्मोन जो होता है वह सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करके कुछ ऐसे घटकों के स्रावण को उद्दीप्त करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।